क्या आपको पता है, एज अ सैलरीड एम्प्लॉय आपके पास एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज के पास नहीं है, और तो और इसका रिटर्न भी पीपीएफ से बेटर है। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड क्या है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, और तो और इसको पीपीएफ के साथ कंपेयर भी करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड को समझने से पहले हमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को समझना पड़ेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है, ये ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा। ये एक ऐसी सेविंग स्कीम है जिसमें आप यानी कि एम्प्लॉय और आपका एम्प्लॉयर सेम ही पोर्शन के लिए कंट्रीब्यूट करते हो टुवर्ड्स एम्प्लॉयज रिटायरमेंट स्कीम। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 12% ईच कंट्रीब्यूट करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है एंड 2023 की अगर हम बात करें तो इस साल का इंटरेस्ट रेट 8.1% है। ये हर साल बदलता है लेकिन जनरली पीपीएफ से ज्यादा ही रहता है। लेकिन अगर एज एन एम्प्लॉय आपको 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना हो तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वो प्रोविजन आपको प्रोवाइड करता है। आप अपने एम्प्लॉयर से कहकर अपनी 12% की कंट्रीब्यूशन से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस का 100% अमाउंट भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आपका जो कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा का होता है उसे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं, लेकिन आपका एम्प्लॉयर सिर्फ उस 12% तक की कंट्रीब्यूशन के लिए ही लायबल है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं किंजल एक टेलीकॉम कंपनी की एम्प्लॉय है जिसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीस है। उसकी मंथली सैलरी में उसका बेसिक सैलरी का कंपोनेंट है 40,000 एंड डियरनेस अलाउंस है 10,000 की। तो उसका ईपीएफ कैलकुलेट होगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस दैट इज 40,000 प्लस 10,000 दैट इज 50,000 के ऊपर 12% विच इज 6,000। अब हर महीने किंजल की सैलरी में से 6,000 डिडक्ट होंगे क्योंकि वो ईपीएफ अकाउंट में जाएंगे, और किंजल का एम्प्लॉयर भी 6,000 की कंट्रीब्यूशन के लिए लायबल होगा। किंजल अपने होम टाउन में रहती है एंड वर्क फ्रॉम होम कर रही है, जिसकी वजह से उसका एक्सपेंस काफी कम है, और वो चाहती है कि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 6,500 का वो किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दे। तो ऐसे में किंजल अपने एम्प्लॉयर से कहकर 6,500 के अमाउंट को अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में ऐड करवा सकती है। अब क्योंकि ये 6,500 का अमाउंट एक्स्ट्रा है ऑन 12%, तो इसे हम वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कहेंगे। तो अब किंजल का टोटल कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ 6,000 प्लस वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड ऑफ 6,500, जिसका टोटल है 12,500। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन के बाद अब किंजल की सैलरी में से 1 लाख में से 12,500 डिडक्ट होंगे, लेकिन अभी भी किंजल का एम्प्लॉयर सिर्फ 6,000 ही कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल है। पर बात ये आती है कि ये जो एक्स्ट्रा 6,500 है, किंजल पीपीएफ में भी तो इन्वेस्ट कर सकती थी, तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड ही क्यों? तो इसके लिए हम वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड को पीपीएफ के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर आता है एलिजिबिलिटी का। पीपीएफ के लिए कोई भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि एनआरआईज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। वेयर एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो या वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, दोनों ही केसेस में आपका सैलरीड एम्प्लॉय होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन का। पीपीएफ में आपकी मिनिमम कंट्रीब्यूशन हो सकती है 500 रुपीज, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो सकती है 1.5 लाख की। वेयर एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो तो आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस एंड 100% ऑफ योर बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, लेकिन आपका एम्प्लॉयर सिर्फ और सिर्फ 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस के लिए ही लायबल है। इसमें एक चीज नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पीपीएफ के केस में सारा कंट्रीब्यूशन आपको खुद ही करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट आता है लॉक इन पीरियड का। पीपीएफ के केस में लॉक इन पीरियड है 15 साल का, और आप हर 5 साल से उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। लेकिन वीपीएफ के केस में आपका लॉक इन पीरियड तब तक है जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते या फिर अपनी जॉब को परमानेंटली छोड़ नहीं देते। और तो और अगर आप कभी भी अपनी जॉब चेंज करते हो तो आपका ईपीएफ अकाउंट एग्जैक्टली सेम रहता है और आपकी कंट्रीब्यूशन सेम ही अकाउंट में कंटिन्यू होती है।
अब हमारा फोर्थ पॉइंट है रिटर्न्स का। पीपीएफ के केस में जो रिटर्न है वो 7.15% की है एंड ये हर क्वार्टर बदल भी सकते हैं। लेकिन वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के केस में 2022-2023 में ये रिटर्न का नंबर है 8.15% एंड ये एवरी ईयर चेंज भी हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है विड्रॉल का। पीपीएफ के केस में कंप्लीट विड्रॉल अलाउड नहीं है, लेकिन आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, वो भी 7 साल के बाद। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के केस में पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में ही अलाउड है, जैसे कि मैरिज या फिर एजुकेशन लोन या फिर मेडिकल इमरजेंसी एक्सेट्रा। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर एंड वो है टैक्सेबिलिटी का। जब हम टैक्सेबिलिटी की बात करें तो पीपीएफ के केस में हमें ट्रिपल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि एग्जेम्प्ट का। पहला एग्जेम्पशन हमें मिलता है टैक्स डिडक्टिबिलिटी का अंडर एटीसी, जहां पर 1.5 लाख तक की अमाउंट पर हमें टैक्स डिडक्शन मिलता है। दूसरा हमारे पास बेनिफिट आता है इंटरेस्ट इनकम अर्न का, जहां पर इंटरेस्ट इनकम मिलने पर भी उस पर टैक्स नहीं कटता। एंड तीसरा बेनिफिट मिलता है हमें विड्रॉल, यानी कि मैच्योरिटी के टाइम पर जो अमाउंट मिलती है उस पर भी टैक्स डिडक्ट नहीं होता। इसके अलावा जब आप पार्शियल विड्रॉल करते हो, जो कि 7 साल बाद अलाउड है, उस पर भी टैक्स डिडक्ट नहीं होता। अब हम आते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड पर। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहला फीचर ये देखें तो इसमें भी जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है अंडर एटीसी 1.5 लाख तक का डिडक्शन हमें यहाँ पर भी मिलता है। जब हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पहले के रूल्स के अकॉर्डिंगली जो 12% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता था उस पे भी हमें टैक्स बेनिफिट मिलता था, लेकिन कोई अपर लिमिट नहीं थी, चाहे उसका कंट्रीब्यूशन 8 लाख का हो या फिर 10 लाख का। लेकिन न्यू रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन एक और चीज का ख्याल रखें, 80C के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ईपीएफ, वीपीएफ, होम लोन रीपेमेंट, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब का ही टोटल 1.5 लाख तक की डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। अगर तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन साल भर में 2.5 लाख से कम है तो उसके ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्ट नहीं होता। लेकिन अगर यही वो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से उस साल में ज्यादा है तो एक्सीडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट डिडक्ट होता है। एंड एम्प्लॉयर के केस में भी अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा है तो एक्सीडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट डिडक्ट होता है। एंड लास्ट आता है हमारे पास एग्जम्पशन ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के ऊपर जब आप अमाउंट विड्रॉ करते हो तो टैक्स डिडक्ट नहीं होता। वीपीएफ की टैक्सेबिलिटी से जुड़े 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप पार्शियल विड्रॉल 5 साल से कम के अंदर करते हो तो उस केस में जो भी आपका टोटल अक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होगा। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी साल इंटरेस्ट रेट 9.5% या उससे ज्यादा का देती है तो उस केस में एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों की ही कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्ट होगा। ये टैक्सेबिलिटी के रूल्स ओल्ड टैक्स रिजीम के ऊपर ही एप्लीकेबल हैं। न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हो उस पर टैक्स नहीं कटेगा। तो इस वीडियो से हमने ये समझा कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड एक्चुअली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ही एक एक्सटेंशन है। यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही 12% तक की कंट्रीब्यूशन ऑन बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस के लिए लायबल है। लेकिन अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो अपनी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 100% कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है टुवर्ड्स इट्स रिटायरमेंट स्कीम। बट आप एक चीज का ध्यान जरूर रखें, जब भी आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी मंथली सैलरी जो आपको इन हैंड मिलेगी वो कम हो जाएगी, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब बात करते हैं कि आपको वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए की जाती है। इसलिए अगर साल भर में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन एज एन एम्प्लॉय 2.5 लाख से कम का है तो उस केस में आपको वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड चूज करना चाहिए। ऐसा इसलिए बिकॉज वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड से स्लाइटली बेटर है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।